दीवानो इन्हें पहचानो, कहां से आए, कौन है ये है डॉन, ये है डॉन। नमस्कार दोस्त, मैं शदाब खान, इसके टीचिंग वाला में आपका पुरजोर स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आपको अंडरवर्ल्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, हाजी मस्तान, करीम लाला, मानिया सुरवे, साथिया, छोटा शकील, अबू सलेम, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी से मैं आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से आपको समय समय पर अच्छी लाजवाब वीडियो मिलती रहेगी। अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कौन? करीम लाला। करीम लाला कब पैदा होता है, कैसे आता है, कहां से आता है, ये सब सुनिए। करीम लाला जो है ये सन 1940, कब? सन 1940 में ये क्या होता है, ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारत आता है। बहुत ही रईस परिवार का, पैसे की कोई कमी नहीं। उसके बाद भी ये अपने ऊपर पैरों पर खड़ा होना चाहता है। जल्द से जल्द इनकम यानी आय स्रोत पैदा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और पावरफुल बनना। ये आता है पाकिस्तान के कराची, पेशावर के जरिए से होता हुआ ये आता है मुंबई। और मुंबई में जो है धीरे धीरे करके अपना थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस करते करते धीरे धीरे बढ़ता जाता है और तस्करी वगैरह सोने की करने में इन्वॉल्व हो जाता है। चरस, गांजा, अफीम, शराब, ये सब में भी वो जो है काफी धंधा इसका जो है विकसित होता है और ये ब्याज पर लोगों को पैसा देता है और अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। धीरे धीरे करके एक छत्र साम्राज्य स्थापित होता है और धीरे धीरे इसकी गैंग बन जाती है और इसके आदमी इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे तरीके से इसका साम्राज्य देखिए। करीम लाला का इतना बड़ा धौस था उस समय बंबई में, जब पूरा साम्राज्य स्थापित करता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, नेता में, हर जगह इसकी पकड़ थी। इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो बाद में हुई इंदिरा गांधी जो हुई, इंदिरा गांधी से भी इनकी जो है बहुत अच्छी बनती थी करीम लाला की। क्योंकि 40 में आ गया, उस समय भारत आजाद हुआ नहीं था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। ये भारत आ जाता है और मुंबई में आता है। मुंबई में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेता है और ऐसा माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को कोई परेशान करता था और करीम लाला से उसका संबंध होता था तो करीम लाला निश्चित रूप से उस समस्या का हल निकालते थे और कर देते थे। ऐसा ही वाकया मैं आपको बताता हूं। हेलेन जो फिल्म में आइटम डांस वगैरह करने में माहिर थी, जैसे आपने सुना होगा डॉन फिल्म में था गाना, और उसमें था शोले फिल्म में महबूबा ओ महबूबा, और डॉन में ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। तो ये सब फिल्मों में आइटम डांस करने में वो माहिर थी। और क्या होता है कि इनका पैसा कोई एक आदमी हड़प लेता है, बड़ा दबंग होता है और वो हेलन का पैसा देता नहीं है। हेलन बड़ा परेशान, हाथ पैर मारती हैं, बहुत कोशिश करती हैं, बड़े बड़े लोगों को लगा देती हैं, लेकिन वो इंसान यानी वो जो दबंग आदमी होता है वो पैसा नहीं देता। हेलन थक हार के बड़ा परेशान होकर एक बार दिलीप कुमार, उस समय सुपरस्टार थे, ट्रेजेडी किंग के नाम से बड़ा मशहूर थे और दिलीप कुमार का एक फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम था, एक उनकी हैसियत थी। दिलीप कुमार से हेलेन जो है बड़ा उदास मन से कहती हैं कि एक व्यक्ति है, मेरा पैसा ज्यादा है और वो ले लिया है, दे नहीं रहा है। दिलीप कुमार बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। दिलीप कुमार फोन करते हैं करीम लाला को। करीम लाला से दिलीप कुमार की बनती बहुत जबरदस्त थी क्योंकि करीम लाला उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड में छाया हुआ था और दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए थे। दोनों से बनती बहुत थी। दिलीप कुमार ने इनको फोन किया करीम लाला को कि आप जो है हेलेन का ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा मार लिया है, आप वापस कराइए। अगले दिन पैसा तड़ाक, धम धमाधम ढम वापस। बोला काम तुरंत वापस करो नहीं तो उठवा ले जाएंगे। वो आदमी तुरंत वापस कर दिया। ये धौस था करीम लाला का। उसके बाद हाजी मस्तान अपने पिता के साथ तमिलनाडु से, बहुत गरीब, मतलब इतने गरीब उसके पिता थे कि परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। एक वक्त की रोटी मिलती थी, 2 वक्त की रोटी मिलना बड़ी मुश्किल से होता था। मतलब एक वक्त चूल्हा जलता था, 2 वक्त चूल्हा नहीं जल पाता था, दोनों वक्त। और चूंकि मनुष्य को अगर पेट भर खाना खाना है, जीवित रहना है, हुष्ट पुष्ट बने रहना है तो दोनों वक्त का खाना चाहिए। लेकिन उनके परिवार में इतने सदस्य थे, भाई बहन थे कि बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। तो ये क्या होता है कि हाजी मस्तान
सॉरी, हाजी मस्तान के पिता जो है हाजी मस्तान को लेकर तमिलनाडु से कहाँ आ जाते हैं, मुंबई। अब मुंबई में जो है 7 नंबर की गली में मुसाफिर खाना होता है, वहीं पर एक साइकिल पंचर बनाने के लिए ट्यूब वगैरह ये सब पंचर बनाने का एक दुकान खोल लेते हैं। दुकान थोड़ी बहुत चलती है लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन धीरे धीरे हाजी मस्तान बड़ा होता है। देखिए दूसरा किरदार बता रहा हूं। हाजी मस्तान जब बड़ा होता है, जब 18 साल का होता है, तब ये अपने पिता की दुकान को छोड़ देता है और जाकर जो हवाई जहाज, जो अरे पानी का जहाज जो आता है, आप लोग देखे होंगे पहले पानी का जहाज ज्यादा चलता था, हज वगैरह भी लोग वहीं से जाते थे और सामान वगैरह आवाजाही उसी से होती थी, पानी के जहाज से। तो पानी के जहाज के किनारे पे जैसे वो नहीं होता हार्बर टाइप का बंदरगाह, उसी पर वो काम करने लगता है। और धीरे धीरे करके, जैसे एक फिल्म आई थी दीवार, आपने देखा होगा, दीवार में अमिताभ बच्चन ने कुली का रोल किया था, वही बोझ ढोते थे वही समुद्र के किनारे। तो वो फिल्म का थोड़ा बहुत मिलता जुलता हाजी मस्तान से है। जैसे जंजीर फिल्म आई थी और करीम लाला का जो किरदार प्राण ने निभाया है वो करीम लाला के जीवन से संबंधित है, उसी प्रकार से कुली में, सॉरी कुली कह रहा हूं मैं, कौन फिल्म आई थी, दीवार। दीवार में जो है वो जो अमिताभ बच्चन ने रोल किया था वो बिल्कुल जो है हाजी मस्तान से मेल खाता है। धीरे जब हाजी मस्तान देखता है कि यहाँ तो कोई चेकिंग ना कुछ, डकयार्ड वगैरह पे कहाँ चेकिंग उस समय होती थी, तो ये सोचा कि क्यों ना सोने की तस्करी किया जाए, थोड़ा बहुत सोना जो है बक्से में भरवा के आदमी को सेट करके मंगवाया जाए। ये मंगवाना शुरू किया और इसके आदमी जो थे वो बाहर निकाल देते थे। धीरे धीरे करके वो भी आगे बढ़ गया और करीम लाला से हाथ मिला लेता है। करीम लाला का एक अलग मुकाम और हाजी मस्तान का एक अलग मुकाम। उसी समय तीसरी एंट्री होती है वरदराजन, वो भी आता है साउथ से, तमिलनाडु से, वो भी इस सब काम में इन्वॉल्व रहता है। वो जो है हाजी मस्तान से और करीम लाला से हाथ मिला, क्योंकि देखिए हाजी मस्तान ही सबसे मिलवाते थे करीम लाला को। हाजी मस्तान जो है ना वो चाहते थे कि बड़ा सुख शांति से काम हो जाए तो अच्छा है, और ये लोग बड़े अंदर अंदर काम करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, गुपचुप तरीके से, और अंडरवर्ल्ड में खून खराबा उस समय नहीं होता था। वरदराजन भी हाथ मिला लेता है। वरदराजन आपने देखा होगा, एक आई थी फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसमें आपने देखा होगा कि वो उसने रोल किया था, अजय देवगन ने मिर्जा का रोल वो हाजी मस्तान का था, और उसमें एक हिंदू था जो वरदराजन, देखा होगा वर्धा भाई, तो वरदराजन वही रोल। तो वरदराजन जो है वो भी हाथ मिला लेता है, तीनों लोग आराम से धंधा करते हैं। उसी समय चौथी एंट्री होती है शब्बीर कास्कर। शब्बीर कास्कर जो है इन लोगों की मानसिकताओं से अलग था। वो मार धाड़ करना, मर्डर कर देना, छीनी झपटी करना में माहिर था, और उसको यही जीवन रास आता था। और उसने क्या किया कि करीम लाला के गैंग से दुश्मनी कर लिया। करीम लाला ने एक बार शब्बीर कास्कर के छोटे भाई दाऊद इब्राहिम, जो कि अभी आएंगे, डॉन, जो अब तक के सबसे बड़े डॉन कहलाते हैं और इंडिया के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, दाऊद इब्राहिम को उठवाए और बड़ा पिटवाए भी। और दाऊद इब्राहिम अंदर अंदर जो है ये मन बना लिया था कि करीम लाला से इसका बदला लेंगे जरूर। उसी समय अगली एंट्री होती है पांचवी, किसकी, मानिया सुर्वे। मानिया सुर्वे जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके पिता सौतेले होते हैं। उसके बाद ये चला आता है मुंबई, अपने ताया और ताई के यहाँ रहता है दादर में। धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन मानिया सुर्वे का एक भाई था, कौन, भार्गव सुर्वे। और भार्गव सुर्वे जो है ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया, इसको बड़ी रास आती थी, छीनी झपट्टी करना, नंबर 2 का काम करना, इन सब में बड़ा माहिर था वो भार्गव सुर्वे। ये जो है मानिया सुर्वे का सौतेला भाई था। और भार्गव सुर्वे जो है इन सब में काम में इन्वॉल्व था। जाहिर सी बात है, जब आप नंबर 2 का काम करोगे तो आपके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होंगे। भार्गव सुर्वे के दुश्मन ज्यादा थे, और एक बार ऐसा कहा जाता है कि 10-12 लोगों की गैंग में पूरे लोगों ने भार्गव पर हमला कर दिया, और हमले में भार्गव बुरे तरीके से घायल हो जाता है। और इन 10-12 में से एक आदमी भार्गव सुर्वे को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी एंट्री होती है मानिया सुर्वे, जिसका पहला एनकाउंटर इंडिया का माना जाता है। मानिया सुर्वे अपने भाई को बचाने के लिए जो व्यक्ति भार्गव सुर्वे को मारने जा रहा था उसको पकड़ लेता है, और भार्गव सुर्वे जो है मार देता है उसको चाकू, और वहीं वो आदमी ढेर हो जाता है। और पुलिस ऑफिसर उस समय दम बोलकर वो जो है इनको गिरफ्तार करते हैं दोनों भाई को, और दफा 302 के तहत इन लोगों को 14 साल की सजा हो जाती है। कितनी, 14 वर्ष की, दफा 302 के तहत।
अब ये कारावास में अपना समय बिताते हैं, लेकिन कारावास में भी वहां पर भार्गव सुर्वे का मर्डर हो जाता है और मानिया सुर्वे बच जाता है। मानिया सुर्वे को बचाने वाला यूनिस मुनीर, शेख यूनिस मुनीर, और शेख यूनिस मुनीर यही आदमी था जो मानिया सुर्वे के साथ अंत तक रहा और गैंग का सबसे वफादार और सबसे काबिल जो है, एक तरीके से कहा जाए तो वो सिपा सालार था, शूटर था वो शेख यूनिस मुनीर। ये बचा लेता है, लेकिन भार्गव मानिया सुर्वे तो है वो मनी मन तय कर चुका था कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा, इसको मारूंगा। उसके बाद मानिया सुर्वे जेल में ही जिम वगैरह करता है और मार एक्सरसाइज करता है। एक बॉडी बिल्डर से उसकी दोस्ती हो जाती है उसी कारावास में, जेल में, और वो उसको पूरा जो है गुर सिखाता है, पूरी बॉडी मसल्स बनवाता है और पूरा मारपीट का, लड़ाई झगड़े का और कराटे वराटा, हाथ पैर मारने का पूरा गुर सिखा देता है। और इत्तेफाक से एक बार लड़ाई होती है और जो भार्गव सुर्वे को, उसके भाई को जिसने मारा था, मानिया सुर्वे उसको मार देता है और 9 साल की कारावास पूरा करने के बाद 10वें साल ये जेल से भाग जाता है। आता है दाऊद इब्राहिम के पास काम मांगने के लिए, शब्बीर कासकर के पास। वो लोग काम नहीं देते, इसको जो है बड़ा बुरा भला कह के भगा देते हैं। पठान ब्रदर्स के पास जाता है, वहां भी काम नहीं मिलता। थक हार के अपनी गैंग बनाता है। गैंग बना के छीना झपटी करना, सरकारी बैंक को लूटना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी हो जाती है। उसके बाद जो है, जब शब्बीर कासकर बहुत ज्यादा जब पठान ब्रदर्स को तंग करता है, तब जाके पठान ब्रदर्स यानी पठान गैंग, शेर खान के नाम से मशहूर करीम लाला मानिया सुर्वे को बुलाते हैं। मानिया सुर्वे आता है। मानिया सुर्वे पूछता है कि क्या बात है। पठान गैंग के जो सरगना थे शेर खान, ये सारी बातें बताते हैं कि तुम्हें शब्बीर कासकर को मारना है। वो तैयार हो जाता है, क्योंकि शब्बीर कासकर से वो मन ही मन में वो भी चिढ़ता था, मानिया सुर्वे। अंततः सिद्धि विनायक मंदिर पे अक्सर शब्बीर कासकर जाता था। वहां से वापसी में ये पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाता था। 2 जीप भर के मानिया सुर्वे के गैंग के लोग आते हैं और शब्बीर कासकर को मार डालते हैं। धीरे धीरे करके पूरे बंबई में अफरा तफरी मच जाती है और दाऊद इब्राहिम का जीवन का मकसद होता है मानिया सुर्वे को मारना। और पठान ब्रदर्स जब पता चलता है कि इसमें पठान गैंग शेर खान का भी हाथ है, शेर खान के एक आदमी को मुंबई की सड़कों पर मारने का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे करके जब पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस जो है दाऊद इब्राहिम का साथ देती है, ये सोच के कि पठान गैंग को खत्म कर दो, बाद में दाऊद इब्राहिम से निपट लिया जाएगा। पुलिस से यही भूल होती है और पठान गैंग, जब उस समय करीम लाला की उम्र भी ज्यादा हो गई थी, 80-85 साल के ऊपर हो गए थे, और वो धीरे धीरे गैंग खत्म होती है। और सन 1986 में दाऊद इब्राहिम मुंबई को हमेशा के लिए छोड़कर छोटा राजन, छोटा शकील सौतिया के साथ चला जाता है दुबई, और दुबई के जरिए कराची, पाकिस्तान। इसका और एक साथी होता है गुजरात का बहुत बड़ा डॉन अब्दुल लतीफ, नाम सुना होगा। पहले इन दोनों में बड़ी दुश्मनी थी, दाऊद इब्राहिम में और अब्दुल लतीफ में बहुत दुश्मनी थी। लेकिन दाऊद इब्राहिम का कुछ काम गुजरात के समुद्र के किनारे भी होता था, सोना वगैरह आता था, और दाऊद इब्राहिम चाहता था बगैर अब्दुल लतीफ को मिलाए ये काम नहीं हो सकता। अब्दुल लतीफ से फिर गहरी दोस्ती होती है और अब्दुल लतीफ भी पाकिस्तान, मतलब वहीं से अपने गैंग का संचालन कर रहे हैं। मुंबई में पूरा कंट्रोल ये लोग वहां से बैठ कर रहे हैं, पाकिस्तान से। उसके बाद हाजी मस्तान, धीरे धीरे हाजी मस्तान से दाऊद इब्राहिम से पटती बहुत थी, ये बात तो है। हाजी मस्तान को अपना गुरु भी मानते थे ये दाऊद इब्राहिम। धीरे धीरे करके अब खाली बचा कौन? दाऊद इब्राहिम। हाजी मस्तान की भी उम्र हो गई और हार्ट फेल से उनका निधन हो गया। उसके बाद वर्धराजन ने ये क्या किया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ दी और वो तमिलनाडु वापस चले गए। बचे दाऊद इब्राहिम और उनके गैंग के लोग, छोटा राजन, साउथिया, छोटा शकील, ये लोग। और छोटा राजन धीरे धीरे करके दाऊद इब्राहिम की गैंग का, डी कंपनी का सबसे बड़ा वफादार बन गया। और सबसे अहम गुर्गे में अगर किसी का नाम आता था तो छोटा राजन का, कि कोई भी काम दाऊद इब्राहिम अगर करते थे तो छोटा राजन से राय मशवरा लेके करते थे और सारा काम छोटा राजन को ही वो सौंपते थे।
जाहिर सी बात है, एक ही गैंग में जब ज्यादा लोग रहेंगे और एक आदमी जब ऊपर चढ़ने लगेगा तो उस गैंग के बाकी के लोग उससे जलन करेंगे। छोटा शकील और साथिया उससे जलन करने लगे, छोटा राजन से, छोटा शकील और साथिया। और इन लोगों ने क्या किया, अक्सर जो है दाऊद इब्राहिम का कान भरते थे कि देखो भाई आपने ये काम किया दिया, वो नहीं कर पाया ठीक से, वो काम दिया ये नहीं कर पाया। लेकिन दाऊद इब्राहिम इन लोगों की बात को एक कान से सुनता, एक कान से उड़ा देता। क्यों? क्योंकि दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन पे बेशुमार भरोसा था। मतलब सबसे वफादार अगर सिपा सालार कोई था तो उनका छोटा राजन था। लेकिन उसी बीच दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पासकर का मर्डर हो जाता है और अरुण गौली के भाई ने करवाया था, अरुण गौली गैंग ने। और छोटा राजन को यह काम दाऊद इब्राहिम सौंपते हैं। लेकिन किसी कारणवश दाऊद अरुण गौली और उनके भाई को छोटा राजन मार नहीं पाता और छोटा शकील और सत्या को यह मौका मिल जाता है और ये कान भरना शुरू करते हैं। बाकायदा वहीं मीटिंग होती है, उस समय छोटा राजन वहां उपस्थित नहीं होता है। मीटिंग में छोटा शकील और सौतिया कान भरते हैं कि आपने भाई अरुण गौली को पकड़वाने के लिए उनके भाई के गुर्गे लोगों को आपने छोटा राजन को काम दिया था, अभी तक हुआ नहीं है, आप मुझसे कहिए मैं करूं। छोटा शकील और सौतिया तैयार। उसी समय कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने वही मीटिंग में फोन लगाया छोटा राजन को और छोटा राजन से बोला कि यह काम मैंने सौंपा था, अभी तक हुआ नहीं। तो छोटा राजन ने कहा कि मेरे आदमी लगे हुए हैं, इस काम को जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की बात अब यहां ना सुन के ये काम दे दिया छोटा शकील और सत्या को। और मुंबई के जे हॉस्पिटल के सामने अंधाधुंध AK-56 AK-47 गोलियां घुसती है पहली बार। और उसमें एक पुलिस कांस्टेबल और एक पुलिस दरोगा मारा जाता है और तमाम बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लेकिन अरुण गौली का जो गुर्गा था वो वहां से बच के भाग जाता है। उसको चोट लगती है, जख्मी होता है, लेकिन बच जाता है। तब तक पुलिस आ जाती है और ये लोग भाग जाते हैं। और ये 1906 और उसके बाद जो है दाऊद इब्राहिम तो वहां चला गया था कराची में। उसके बाद फिर मुंबई का ब्लास्ट होता है 1993 में और इसका सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड अपराधी कहलाता है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम बाकायदा पूरी सेटिंग के साथ ये करता है। अबू सलीम को इसमें रखता है, सौथिया को रखता है, छोटा शकील को, अब्दुल लतीफ जो गुजरात का सबसे बड़ा डॉन कहलाता है। बिना अब्दुल लतीफ के काम होना नहीं था, क्योंकि जो बाहर से हथियार आए थे पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से, वो गुजरात में कुछ उतरे थे AK-56 AK-47 और वो सामान अब्दुल लतीफ के आदमी लोग गुर्गे लोग बाई रोड होते हुए मुंबई तक पहुंचाए थे। उसी में से एक AK-56 अबू सलीम ने बाद में संजय दत्त को दिया था, जिसमें संजय दत्त को टाड़ा लगी थी और जेल गए थे। उस समय माधुरी दीक्षित से उनका थोड़ा अफेयर था। माधुरी दीक्षित ने यह देखकर अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद जो है मुंबई में अब चूंकि पूरी तरीके से हथियार जो है बढ़े जा चुके थे और उसके बाद 1993 में मुंबई में भीषण बम ब्लास्ट होता है कुल 13 जगह और हजारों लोग इसमें क्षतिग्रस्त होते हैं और कई लोग इसमें मारे जाते हैं। एक दर्दनाक, जिसको कभी ना भूले जाने वाला ऐसा हादसा, ऐसा क्राइम दाऊद इब्राहिम उनके आदमियों ने मुंबई में किया। अब मुंबई पुलिस से यही भूल हुई और दाऊद इब्राहिम को ज्यादा उन्होंने पनाह दे दिया, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। आज भी दाऊद इब्राहिम माना जाता है पाकिस्तान में है और इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी कहलाता है। लेकिन वो भारत की गिरफ्त में कब आएगा ये तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।